Dear friends, today December 18, our today quotes should be char. To fear death means that you do not understand the importance of life. And also today, International Migrants Day, celebrating each year on December 18. The United Nations through the UN-related agency, International Organization for Migration, use International Migrants Day to highlight the contribution made by the roughly 272 million migrants, including more than 41 million internally displaced persons, and the challenges they faces. This global event, supported by event organized by near 500 country officers and sub-officers as well as governmental, international and domestic civil society partners, examines as a wide range of migrants themes: social choice, dignity, exploitation, solidarity to advocate of migrants, guided by the principle that human and orderly migrants benefits migrants and society. Global action to celebrate International Migrants Day, making migrants' voice heard in the common thread throughout International Migrants Day event since 2016. International Migrant Day has also served as the platform for the goal final event of IOM's 3-week long Global Migrants Film Festival, which in 2019 will feature more than 620 screening of migrants, themes, movies, and panel discussions about themes of social cohesion in 107 countries around the world. तो मेरे दोस्तों, ये जो माइग्रेंट्स डे मनाते हैं, एक परिपाटी बनी हुई है पूरे विश्व में, लेकिन इस पे बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों का आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पे किसान ज़मीनों में, रोड पे फैले हुए हैं, बैठे हुए हैं। बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो सरकार है, उसे जो बात करनी चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। वहां ना जा करके दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में जा करके सम्मेलन और बातें कर रही है। तो इस तरह से बगले झाँकने से समस्या का हल नहीं होता। तो हमें बार बार कहा, पहले भी कहा कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भारत का हर गांव, हर कस्बा, जो भारत के जो 36 राज्यों में हम फैले हैं, 640 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के अंदर, उन तमाम जिलों में, गाँवों में जा कर के मिलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए दुख दर्द को, और उसके हिसाब से जो है राज्य करना चाहिए कि जनता हमारी किस तरह की है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या अधिकार हैं, क्या उनको जो है कर्तव्य हैं, या क्या उनकी मांगे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देख करके ही सेवा और जो है चौकीदारी की बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और यही वजह है कि हम भारत जो है पिछड़े हैं, और हम अनबक बंद कर करके कुछ न कुछ जो कुछ एक दो काम हो जाता है तो उसी पे जो है हम लोग डांस करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कमोबेश हमारी 140 करोड़ की आबादी और हर तरह की समस्या, तो उन तमाम चीज़ों को देखने और समझने वाला परिपक्व लोग ही देश का संचालन सही ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बातें हैं। तो हम अभी सभी देख रहे हैं कि आंदोलन का क्या रूप बनता है, और सुप्रीम कोर्ट में बातें गई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कमोबेश जो है इस बात को खारिज करते हुए कहा है कि सबका अधिकार है आंदोलन करने का, उसकी मांग मांगने का, धरना प्रदर्शन करने का। सरकार को सोचनी चाहिए और उस पर तत्काल जो है एक्शन लेते हुए उसको राहत देनी चाहिए। तो आइए हम आज अपने ही भ्रष्टाचार व मानवाधिकार की किताब की कोट्स
का जो एक चलन चल रही है रोज का, हम उस पर भारतीय जनमानस व भ्रष्टाचार किस तरह से आज हमारे बीच में है, हम पिछले वक्तों से लेके अब तक की थोड़ी सी हम उस पर भी बात कर लें। भारतवर्ष संस्कारों की धरती है। यहाँ पर हरिश्चंद्र, राजा सीवी, दितिसी जैसे महान लोग पैदा हुए, जिन्होंने आदर्श, सत्य व सही राह पर चलने के लिए तमाम तरह के कष्टों को सहा, अपने जीवन को खतरे में डाल दिया, परंतु उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। इसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में वर्णन मिलता है। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना एवं भ्रष्टाचार के अंत के लिए तमाम तरह की लीला की। बचपन में उनके मित्र सुदामा से उनकी दोस्ती का जिक्र भी भागवत गीता में मिलता है। श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, परंतु सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही बने रहे। वे भिक्षाटन से अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे, परंतु उन्होंने भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। अंत में अपनी पत्नी के कहने पर वे द्वारका श्री कृष्ण से मिलने गए, तभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने उनका सम्मान किया और मित्रता की लाज रखी। उन्होंने अपने मित्र से तमाम तरह की बातें की, परंतु सुदामा ने कभी भी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, नहीं उन्होंने कोई लालसा व्यक्त की। यह है भारतवर्ष में प्राचीन काल का धर्म और संस्कार। भले ही सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत कुछ दिया और बाद में सुदामा भी धनवान हो गए। यह तो द्वापर युग की कथा है। कलयुग में भी भारतवर्ष में आचरण की शुद्धता, संस्कारों, सत्य और अहिंसा पर बल दिया गया है। महात्मा गांधी ने विदेश से पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत में आने पर अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। उन्होंने सदैव सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। भ्रष्ट आचरण करने की बात तो दूर की है, उन्हें भ्रष्टाचार सबसे ही नफरत थी। नंगे बदन रहने वाले, सिर्फ आधी धोती लपेटे वाले महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर ही अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। वे भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहा करते थे और मापदंडों को कभी लांघते नहीं थे। भारत को इन्हीं नेताओं द्वारा विरासत में ये गुण मिले हैं, इसलिए भारत को विश्व में एक संस्कारवान देश माना जाता है। भारत संस्कारों की धरती रही है और आज भी यहाँ पर संस्कार है, परंतु मात्रा काफी कम हो गई है। पाश्चात्य सभ्यता के यहाँ आने के बाद वे अंग्रेजी द्वारा विरासत में परोसी गई तथा कथित पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से सुनियोजित तरीके से भारत में भ्रष्टाचार की अमल बेल को रोपा गया। आज के नेताओं ने न तो महात्मा गांधी जैसे गुण दिखाते हैं, न ही वैसा धैर्य और साहस। महात्मा गांधी ने नंगे बदन रहते हुए पूरी ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे। आज हमारे देश के नेताओं में कथनियों की शक्ति ज्यादा आ गई है। वे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आदर्शवादी बातें करते हैं, जनता को खुश करने वाली वे लुभावने वाली बातें करते हैं, परंतु हकीकत में वे उससे कोसों दूर होते हैं। यही वजह है कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार रुकने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार रूपी गंगा को साफ करने के लिए आज दूसरे भगीरथ की जरूरत है। भारतीय जनमानस ने वक्त वक्त पर तमाम मुश्किलों का सामना किया है और हर मुश्किल का हल ढूंढा है। आज भ्रष्टाचार रूपी दानव को मारने के लिए भी मानव को ही समाधान ढूंढना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नेताओं, नौकरशाहों के बल पर बैठा नहीं जा सकता। हर गांव से, हर गली से, हर पगडंडी से यह आवाज निकलनी चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, इसको पृथ्वी से समूल नष्ट करेंगे। आज हम सिर्फ यह सोच कर रह जाते हैं कि अब भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो हो रहा है होने दो, इसके लिए हम ही नहीं सभी दोषी हैं। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए प्रत्येक मानव को संपूर्ण मनोयोग के साथ प्रयास करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कानून तो बहुत हैं, परंतु उनका पालन नहीं होता। आज भी हमारे देश में छोटे बड़ों का भेद है। 200 रुपये की चोरी करने वाला व्यक्ति वर्षों जेल में गुजार देता है। करोड़ों अरबों की चोरी करने वाले तथा कथित बड़े उद्योगपति और विभिन्न तरह के नेता लोग बेदाग बच निकलते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि कानून के अनुसार सजा पाने के लिए सिर्फ गरीब लोग ही हैं और देश के संसाधनों का उपयोग करने के लिए तथाकथित ऊंचे लोग हैं। इस तरह की असमानता जब देश में बढ़ जाती है तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है। आज हमारे देश की स्थिति अत्यंत ही विस्फोटक हो चुकी है। आम जनता भ्रष्टाचार
की वजह से त्राही त्राही कर रही है, और जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वे लोग विदेशों में बैठकर आनंद ले रहे हैं। इस महामारी से किसान, मजदूर, सरकारी कार्यालय में काम करने वाला बाबू, प्राइवेट कार्यालयों में काम करने वाले छोटे व बड़े अधिकारी से लेकर समाज के प्राय सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। आज जब बच्चा आँख खोलता है तो उसके सामने हर चीज भ्रष्टाचार में डूबी होती है। ऐसे में वह भ्रष्टाचार को जीवन का अंग मानने लगा है। वह ज्यों जो आगे बढ़ता है त्यों त्यों भ्रष्टाचार से युक्त वातावरण में उठने, बैठने और रहने के कारण वह भी भ्रष्टाचार को जीवन का अंग मान लेता है। यही वजह है कि आज के युग के युवाओं से यदि सदाचार, सत्य, धर्म, अहिंसा, सेवा और उपकार की बात की जाती है तो वे हंसी उड़ाते हैं और यह कहकर मुंह चिढ़ाने बिचकाने लगते हैं कि ये सब किताबी बातें हैं। आज के युग में किसी भी तरीके से धन कमाया जाए, अपना स्टेटस ऊंचा रखा जाए, लोगों के सामने अपने आप को हर स्तर पर बड़ा साबित किया जाए, यह एक चलन बन चुका है। यह चलन भारत के गांवों से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक फैल चुका है। किसी भी सरकारी दफ्तर में अनजान बनकर जाने पर वहां का माहौल देखने पर आदमी अचंभित रह जाता है। आज कार्यालयों में समाज सेवा या देश सेवा की बातें नहीं होती। लोग फालतू बातों में ज्यादा वक्त बिताते हैं। कैसे अपने बेटे को इंजीनियरिंग या MBA में एडमिशन दिलवाया जाए, या बच्चे को प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाए, या अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले व्यापार को बढ़ाया जाए, इन सब पर ही लोग चर्चा करते मिलते हैं। काफी समय लोग अपने वेतन भत्ते और ऊपरी कमाई के बारे में बात करने में व्यस्त रहते हैं। सरकारी कर्मचारी आपस में फालतू गपशप में मशगूल रहते हैं और उनसे काम की बात की जाती है तो वे बड़ी मुश्किल से काम निकाल पाते हैं। आज ये स्थिति बैंकों, रिजर्वेशन काउंटर पर अक्सर देखने को मिलती है। आज सरकारी कर्मचारी को जन सेवा या समाज सेवा की चिंता नहीं रहती, उन्हें सिर्फ अपनी चिंता रहती है कैसे अपनी इनकम को दोगुना चौगुना किया जाए। वे इसी में लगे रहते हैं। उपरोक्त बातें जो कही जा रही है उसको सरकारी कर्मचारी कतई नहीं मानेंगे और इसका विरोध करेंगे, परंतु हकीकत यही है। दफ्तरों में कार्य की अवधि के दौरान कार्य के बदले गपशप करना, डींगे हाँकना, एक दूसरे की बुराई करना, निजी लाभ की बातें करना, यह भी भ्रष्ट आचरण ही कहलाता है। सरकारी कर्मचारियों को जब नौकरी दी जाती है तो उनसे इन सब बातों की अपेक्षा नहीं की जाती। आज यदि चपरासी और क्लर्क भ्रष्ट हो गए हैं तो उसके लिए ऊपर बैठे पदाधिकारी और व्यवस्था जिम्मेदार है। सुबह घर से निकलते वक्त प्रत्येक व्यक्ति का भ्रष्टाचार से सामना होता है, चाहे सड़क पर पुलिस द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार हो, या चुंगियों पर चुंगी कर्मी द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार हो, या ITO विभाग के लोगों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार हो, यह सब रास्ते में ही दिखने को मिलता है। आदमी जब किसी दफ्तर में काम करने के लिए जाता है तो वहां पर भी पहले उसे भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। थानों से लेकर प्राय हर सरकारी विभाग में दलाल सक्रिय रहते हैं। पासपोर्ट बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, पहचान पत्र बनवाना हो, हर जगह दलालों का बोलबाला होता है। RTO ऑफिस में दलालों की भरमार रहती है। यहाँ पर भी कर्मचारी दलालों का काम जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक अतिरिक्त रकम मिलती है। इसी तरह से रेलवे में आरक्षण करवाने के लिए जाने पर पहले आपको दलाल मिल जाते हैं। वे ज्यादा पैसे की मांग करते हैं। यदि आप आरक्षण की नहीं करवा पाए हो, सीधे ट्रेन में चले जाते हैं। वहां सोचते हैं कि TT से मिलकर आरक्षण करवा लेंगे तो वहां पर भी बिना कुछ दिए काम नहीं बनता। TT यदि बर्थ देगा भी तो सुविधा शुल्क लेने के बाद ही बर्थ देगा। किसी विभाग में काम करने के लिए यदि आपने किसी दलाल का सहारा लिया या आपने कुछ अतिरिक्त रकम खर्च किया तो आपका काम जल्दी हो सकता है, परंतु यदि आपने नियम कानूनों का हवाला देकर काम करवाना चाहा तो आपको तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब तो निजी स्कूलों में आसानी से कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवा सकता। डोनेशन या अन्य तरह के शुल्क के बाद ही लोगों को एडमिशन मिलता है। गरीब घर के बच्चे आज भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। अस्पतालों का हाल यह है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाली दवाइयां स्टोर से गायब हो जाती है। मरीजों के परिजन दवाई के लिए भटकते रहते हैं। अंत में उन्हें बाहर से ही दवाई लानी पड़ती है। सरकार तमाम सुविधाओं की घोषणा करती है परंतु इन सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यही वजह है कि आज एक क्लर्क भी सीना तार कर चलता है और खुलेआम
काम करने के लिए घूस लेता है, क्योंकि उसे ऊपर के लोगों का डर नहीं होता, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे लोग भी सिर्फ वेतन पर ही आश्रित नहीं रहते हैं। सभी कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे की लूप पोल जानते हैं। दिखावे के लिए कभी कभी कुछ कर्मचारियों को नोटिस मिल जाता है या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। विडम्बना तो यह है कि घूस लेने के आरोप में सस्पेंड अधिकारी बाद में घूस के माध्यम से ही बरी हो जाता है। कहने और सुनने में यह सच बड़ा कड़वा लगेगा, परंतु यह यथार्थ है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी बदतर है। वहां पर लगान की वसूली के लिए जाने वाले अमीनों को भी घूस देकर कुछ दिनों के लिए टरका दिया जाता है। इसी तरह से अन्य तरह के करों की उगाही भी लोगों से रकम लेकर मोहलत दी जाती है। इससे समय पर सरकार को पूरा राजस्व नहीं मिल पाता। यही वजह है कि अंत में सरकार को सख्ती करनी पड़ती है। जब सख्ती की जाती है, कुर्की और नीलामी की बात की जाती है, तब लोग राजस्व को देते हैं। विभिन्न राज्यों के बिजली विभाग घाटे में चल रहे हैं। तमाम जगहों पर लोग बिजली की चोरी करते हैं। यह बिजली की चोरी बिजली कर्मियों की जानकारी के बगैर नहीं हो सकती। यही स्थिति देश के लिए घातक बनती जा रही है। जो कर्मचारी या अधिकारी जिस विभाग में सुरक्षा या देश सेवा के लिए लगाया जाता है, वह अपने कर्तव्यों में कोताही बरतता है, सुविधा सुख लेकर लोगों को गलत काम करने को प्रोत्साहित करता है। कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। जो व्यक्ति यदि ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रक से अपना सामान कहीं बाहर ले जाता है, तो ड्राइवर रास्ते में पुलिस को देने के लिए अतिरिक्त रकम की भी मांग करता है। कहने का मतलब यह है कि रास्ते में बगैर सुविधा शुल्क दिए ट्रक गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। आज़ादी मिलने के बाद भारत में विभिन्न तरह के घोटाले हुए। इन घोटालों की वजह से विदेशी हुक्मरानों ने जो जख्म भारतीय समाज और व्यवस्था को दिया था, वह नासूर बनता गया। देश में आज़ादी मिलने के बाद बनी पहली सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई। पंडित नेहरू एक सुलझे हुए दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश को कई क्षेत्रों में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारगर नीतियां बनाई। पंचवर्षीय योजना ने देश का कायाकल्प किया। तत्कालीन नेताओं ने देश को भारतीय जनमानस के हिसाब से आगे ले जाने का प्रयास किया। उस समय तक भारत में भ्रष्टाचार व आत्मनियंत्रण संयम विशेषता महत्ता थी। लोग लोभ और लालच से दूर रहा करते थे। ऐसे में लोगों ने भारत को नए तरीके से संजोने और संवारने में अपनी तरफ से समुचित योगदान दिया। उस समय भारत में भ्रष्टाचार की बात काफी कम लोग ही सोचते थे। आम जनता भ्रष्टाचार समझती जरूर थी, परंतु उसे अपने नेताओं पर पूरा भरोसा था और तत्कालीन नेता भी जन आकांक्षाओं पर खरे उतरते थे। इसके बावजूद आज़ादी मिलने के कुछ ही समय बाद भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और आज स्थिति वितुर हो चुकी है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से ही हम जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। आज बस इतना ही। कल फिर हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। भ्रष्टाचार की वजह से प्रकृति ने भी जो चाल बदली है और जो हमें दर्द मिलता है, उन पे भी हम कल बात करेंगे। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर इमो दुआ। जय हिंद, जय भारत।